गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की बड़ी छोटी सी क्लास आप लोगों की होने वाली है जो बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के बारे में है। अब सेकंड लॉ की जरूरत कहां पड़ी, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये बात समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत हम लोग इस क्लास की करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑब्वियसली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसकी लिमिटेशंस को ही ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी हम लोगों को। अब हमें जब तक इसकी लिमिटेशंस नहीं पता होंगी सेकंड लॉ की बात कैसे करेंगे, तो पहले लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ शुरुआत तो हमारा होता है कहां से, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन से, लेकिन इसका यूज कहां कहां होता है। इसका यूज होता है बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जस्ट लाइक हीट इंजन है, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर है। तो आज की क्लास में हम लोग हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी बात जरूर करेंगे। तो जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया और आपको बताया कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या था, एफएलटीडी क्या था, एफएलटीडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv। एग्जाम्पल लिया था एक भगोने में दूध को बॉयल करने का। यहां से dq हीट एनर्जी आपने सप्लाई की थी, इसका टेम्परेचर राइज हुआ था तो हमने कहा था du इसका बढ़ गया जी। इसका वॉल्यूम राइज हुआ था तो हमने कहा था जी pdv वर्क डन भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया साहब। एनर्जी कंजर्वेशन भी है, जो हीट आपने दी वो दो काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें जरा देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप दूध को ठंडा करोगे तो वो हीट एनर्जी आपको देगा? चलो ठीक है जी, वर्क डन आपको देगा, चलो ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होंगे वो क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट यही इसकी ड्रॉबैक्स है। इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन as well as not indicate the extent which heat energy can be converted। दो बातें कहता है, एक तो ये हमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं बता रहा कि प्रोसेस हमारा इधर से इधर हो रहा है या इधर से इधर हो रहा है। दूसरा, किस एक्सटेंट में हम वर्क डन कर सकते हैं। क्या जो एनर्जी दी है उसको 100% कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या जो एनर्जी दी है हम लोग उसको 2% कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ना तो ये एक्सटेंट की बात करता है कि किस एक्सटेंट तक हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या इवन वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही हमें ये डायरेक्शन बताता कि भैया हमारा जो सिस्टम है वो किधर से किधर जा रहा है, हीट हमारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है या वर्क डन हमारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल है और एक्सटेंट के बारे में कुछ बताता नहीं है। ये दो ड्रॉबैक हैं किसकी बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसकी वजह से ये सेकंड लॉ आया। अब क्यों आया सेकंड लॉ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसी चीज को एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं ये जरा देखिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने इस चीज को लिखा हुआ है, ब्रीफ किया हुआ है। देयर आर मेनी प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन yet they are never observed। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क में, लेकिन वो कभी हमें दिखते नहीं, कभी हमें मिले नहीं। एंट्रोपी की बात करते हो आप लोग केमिस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं वहां से मेरा इंडिकेशन है, आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल विच डिसअलाउज सच फिनोमिना, एक ऐसा प्रिंसिपल जो इस तरह के फिनोमिना जो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे उनको डिसअलाउ करता है। उसी से हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक तरीके से इवॉल्व हुआ है। एक एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ रहा था मैं, इवॉल्व हुआ है, बना हुआ है। देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड येट दे आर नेवर ऑब्जर्व्ड। द प्रिंसिपल विच डिसअलाउज सच फिनोमिना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो एक तरीके से मैथमेटिकल लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का, लेकिन उसको फिजिक्स में अगर मेरे को एस्टिमेट करना है, फिजिक्स के लिए उसको यूज करना है, तो फिजिक्स में क्या सब कुछ रियल है, कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है। मैंने कह दिया और वो मेरे को नेचर में नहीं मिल रहा तो मैं कह ही नहीं सकता ये फिजिक्स का एस्पेक्ट है। बस उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया है। तो कई सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हो जाने चाहिए लेकिन नेचर में नहीं मिलते, तो उस बात को समझाने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों का आया है।
अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग नेगेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं ये डिसअलाउ कर रहा है, यहीं से वर्ड मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, डिसअलाउ कर रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नेगेटिव लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। जब भी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ही हम लोगों को लिखना होगा, हम अपनी लैंग्वेज उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एज इट इज लिखना है, जैसे हम लोगों ने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहला है केल्विन एंड प्लैंक का स्टेटमेंट। देखिए केल्विन एंड प्लैंक क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन। इम्पॉसिबल, अगेन नेगेटिव वर्ड आ गया, तो मैं कहूंगा कि ये नेगेटिव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर। अब हीट इंजन एक तरफ से हीट एनर्जी लेता है, वर्क डन देता है और बाकी की हीट को फेंक देता है। तो ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ऐसा हीट इंजन हम कोई नहीं बना सकते जो यहां से सारी की सारी हीट एनर्जी को ले ले, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और यहां कुछ भी ना दे। जबकि जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तो अलाउ करता है इस प्रोसेस को कि हाँ भैया हीट एनर्जी लो, वर्क डन में कन्वर्ट करो, कहानी खत्म। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, कोई भी हीट इंजन मेरा ऐसा है नहीं जो सारी की सारी हीट एनर्जी लेकर के वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और बाहर कुछ भी ना फेंके। यही बात इसने यहां पे लिखी है। तो आपको बिल्कुल डिट्टो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखना होगा जब भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट की। ये क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल, मजेदार सा केस, अगेन इम्पॉसिबल, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनरेटेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर व्हिच इज एट लोअर टेंपरेचर। ये बेसिकली फ्रिज की बात करता है। डियर स्टूडेंट्स, फ्रिज क्या करता है, लोअर टेंपरेचर से हीट एनर्जी को उठाता है और हायर टेंपरेचर पर थ्रो कर देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना लगाऊं और लोअर टेंपरेचर से हीट एनर्जी हायर टेंपरेचर पे थ्रो हो जाए? यही बात क्लॉसियस कह रहा है, रेफ्रिजरेटर के बारे में ही बता रहा है ये। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन एक ऐसी मशीन जिसमें कोई बाहर से हमने सोर्स नहीं लगाया हुआ, अनरेटेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, और भी क्लियर कर दिया कि बाहर से कोई सोर्स हमने नहीं लगाया हुआ, टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी एट लोअर टेंपरेचर। ये बात आगे भी छुपी हुई है, मैं आपको एलोबरेट कर देता हूं, निकाल देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका सीधा सा मतलब ये है क्लॉसियस स्टेटमेंट का कि जब तक मैं फ्रिज में बाहर से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दूंगा, जब तक कोई उसमें कंप्रेशन में नहीं लगाऊंगा, तब तक वो लोअर टेंपरेचर से हीट एनर्जी को हायर टेंपरेचर पे थ्रो नहीं कर सकता। इस बात को क्लॉसियस ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो आई कांट चेंज स्टेटमेंट, सिंपली यू हैव टू राइट इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये बात यहां पे दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर के बारे में बताता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, हीट इंजन के बारे में बताता है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब मैं इसकी भी बात करता हूं, रेफ्रिजरेटर की भी। तो भैया जो FLTD है, dQ इक्वल्स टू du प्लस PdV या dW, ये तो इसको अलाउ कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं नेचर में कि लोअर टेंपरेचर से हायर टेंपरेचर पे हीट एनर्जी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के हम थ्रो कर रहे हैं, जबकि ये तो अलाउ करता है, ये तो कहता है ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात हम लोग करना चाहेंगे, अब इसको थोड़ा एलोबरेट करने की बात करना चाहेंगे। वैसे तो मैंने सारा कर ही दिया है। According to the second law, the efficiency of heat engine can never be unity. Never be unity का मतलब वही जो केल्विन प्लैंक हमारा स्टेटमेंट था उसके बेसिस पे कि भैया हीट एनर्जी को यहां से ले और सारा का सारा वर्क डन कर दे और यहां पे कुछ भी थ्रो ना करे। इसका मतलब यूनिटी हो गई एफिशिएंसी, यानी 100% हो गया। 100% एफिशिएंसी वाला कोई हीट इंजन हम लोग नहीं बना सकते। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स केल्विन स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा कंक्लूजन हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट पे होगा। यहां पे हमारा क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। डियर स्टूडेंट्स, जो रेफ्रिजरेटर होता है
उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट। ये मेरा इनफाइनाइट कभी भी नहीं हो सकता, यानी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे मैं इसको थ्रो नहीं कर सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? इनको हम किसी मैथमेटिकल बेसिस पर प्रूव नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ही इनके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जाना होता है। मैथमेटिकली इनको डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता। ये इसकी पहली ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू ए साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। इट मेक्स नो प्रेडिक्शन एज टू व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन कंडीशन। पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होने वाला है ये बिल्कुल भी नहीं बताता, लेकिन सिंपली ये क्या बताता है? व्हाट विल हैपन अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। एक कोई सेट ऑफ कंडीशंस हमने दे दिया कि भैया टेंपरेचर ये है, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, इसके अंदर क्या होगा ऐसा तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता देगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं करेगा अलग कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए। ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही सब कुछ बताता है। आप उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं दे सकते। These are the drawbacks of second law of thermodynamics. Dear students, यहाँ से theoretical question ही आपको बनता है, या तो स्टेटमेंट पूछता है या तो ड्रॉबैक्स पूछता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, कुछ जो प्रोसेसेस के बारे में बात करता हूँ। वैसे तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ नोट्स में हमने इसको दोबारा दिया हुआ है तो दोबारा कर देते हैं। बेसिकली देखिए, नोट्स की जो डिजाइनिंग है वो कहीं ना कहीं है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो उसी की शुरुआत एक तरीके से चल रही है। ठीक है ना? चलिए बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? मान लीजिए मैं एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम की बात करता हूं। यहां पे मैंने प्रेशर ले लिया, यहां पे वॉल्यूम ले लिया। अगर कोई पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे इस तरह का प्रोसेस होता है जो एक सर्टेन सेट से दूसरे सर्टेन सेट तक जाता है और उसी पाथ के थ्रू वापस भी आ जाता है, तो मैं उसे कहता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस में क्या था? साइक्लिक प्रोसेस में जाने का और आने का रास्ता अलग अलग हो सकता था। साइक्लिक है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल है। साइक्लिक तो है ही, जहां से गया है वहीं वापस आ रहा है, लेकिन जिस रास्ते से जा रहा है, जिन पैरामीटर्स को चेंज करते हुए जा रहा है, रिवर्स में भी उन्हीं पैरामीटर्स को चेंज कर रहा है। दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन by variation in its conditions such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reverse। इस बात पे एम्फेसाइज करना है कि उसी पार्ट को क्या करता है? रिवर्स में लेता है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नेसेसरी जो कंडीशंस हैं, मैंने कहा ये सब शुरुआत हो रही है हीट इंजन को लेकर के। द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। इसका मतलब बहुत स्लो होना चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इतने स्लो होने चाहिए कि हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा जो सिस्टम है वो थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है। नो डेसिपेटिव फोर्स मस्ट बी देयर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, इनइलास्टिसिटी है, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। अब ये इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात थी, तो बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिया तो इररिवर्सिबल में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफाइन है उसके आगे नॉट ऑन लगा देना। तो देखिए यहां पे वही वॉल्यूम, प्रेशर, ये मेरा गया। अब देखिए सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए अगर मेरा कोई प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता तो मैं कहूंगा इररिवर्सिबल है। अब जरा मैं इसको देखता हूं। देखिए साइक्लिक तो है, जहां से गया था वहीं वापस आ गया, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। कैसा है? इररिवर्सिबल है। रास्ता अलग अलग हो गया, दोनों तरफ का आने जाने का रास्ता अलग अलग हो गया। कैन नॉट बी रिट्रेस्ड। इसको आपने एम्फेसाइज करना है इस डिफाइन के अंदर। एग्जांपल्स की बात करें, डिफ्यूजन ऑफ गैस। एक बार परफ्यूम की बोतल आपने खोली, पूरे रूम के अंदर खुशबू हो गई, क्या यह पॉसिबल है कि वो परफ्यूम वापस बोतल के अंदर भर जाए? नो, इररिवर्सिबल प्रोसेस। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, वो डिसॉल्व हो गया। अब क्या पॉसिबल है कि आप
उसी प्रोसेस के थ्रू। ध्यान रहे, रिवर्सिबल के लिए सेम पाथ होना चाहिए। कोई बच्चा कहेगा, पीछे वाला स्मार्ट बच्चा कह रहा है सर एवोपरेट करा देंगे। हाँ भैया, एवोपरेट करा दोगे, एवोपरेशन का प्रोसेस अलग होगा और जो आपने मिक्स किया वो प्रोसेस अलग है, इसलिए आप इसको इरिवर्सिबल ही कहोगे। चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, भैया आयरन पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए, अब मैं बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसको मैं अप्लाई करता हूं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ के बेसिस पे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। अब फर्स्ट लॉ को फिर मैं लेके आता हूं, मैं उसको अप्लाई करता हूं डिफरेंट कंडीशंस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। देखिए, आइसोकोरिक का मतलब क्या है, आइसोकोरिक का मतलब है सिंपल सा, वॉल्यूम मेरा जो है वो कांस्टेंट है, यानी dV 0 है। अल्टीमेटली वर्क डन यहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जब आप कुकर में दूध या आलू बॉयल कर रहे थे, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, सीटी नहीं बजी, तब तक जो भी हीट एनर्जी आप दोगे वो सारी की सारी du में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी इक्वल्स टू du। वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन तो तब होगा जब ये सीटी उठेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये बात होगी। अब हम आगे बात करना चाहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू ए साइक्लिक प्रोसेस। कोई साइक्लिक प्रोसेस है जी, उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, यहां से गया यहां पहुंचा, यहां से गया यहां पहुंचा। अब जरा देखो, जहां से गया था वहीं पहुंच गया, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, टेम्परेचर तो उसका वही है, पैरामीटर्स तो वही रहेंगे। अल्टीमेटली आपने यहां पे du को 0 लिख दिया, तो जो भी आप एनर्जी दोगे उस एनर्जी का क्या हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। The total heat energy absorbed by the system is equal to the work done by the system. चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात हमारी हो गई दो डिफरेंट सिस्टम को लेकर के। अब एक तीसरा सिस्टम और पढ़ते हैं, क्लास को फिर ओवर करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अप्लाइड टू आइसोबेरिक। डियर स्टूडेंट्स, आइसोबेरिक जो प्रोसेस है उनके लिए हम लोग इसको अप्लाई करना चाहेंगे, जरा देखते हैं। W इक्वल्स टू पी डीवी, ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, सब जानते हैं। प्रेशर यहां कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, दैट इज PV2 माइनस V1। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ला सकते हो, क्या, PV इक्वल्स टू nRT, सब लोग जानते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मैंने यहां वेरिंग किया, V2 माइनस V1 लिखा, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, TV मेरा यहां वेरिएबल हो गया, क्या हो गया जी, T2 माइनस T1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास आइसोबेरिक, आइसोबेरिक का मतलब डेल्टा P इक्वल्स टू 0, या आप लिख सकते हो प्रेशर इज कांस्टेंट, इसके लिए अगर आप डालते हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत छोटी सी क्लास थी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे आज तक इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करना चाहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। दो एप्लीकेशन हम लोगों के यहाँ आते हैं, एक आता है हीट इंजन, एक आता है हमारा रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन का ऑलमोस्ट उल्टा कह सकता हूं मैं रेफ्रिजरेटर को कई सारे मायनों में। एक मेरा आइडियल हीट इंजन मेरे को पढ़ना है, जिसे मैं कार्नोट साइकिल के बारे में कहता हूं डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स का जो सेक्शन बनेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, वो सारा का सारा हीट इंजन से बनेगा, रेफ्रिजरेटर से बनेगा, कार्नोट साइकिल से बनेगा। आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आप लोगों के यहां से बनते हैं। आज की क्लास में से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नहीं बनता। तो आगे हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप नोट्स को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में आप उन्हीं क्वेश्चंस को आज करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।